एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रही होती है। तभी उसका पति कमरे में पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी और उसका प्रेमी ने जो किया, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसका वहीं बेरहमी से हत्या कर देते हैं, दोनों साथ मिलकर। फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और कटर मशीन से काट डाला। हत्या के बाद शव को पहचान छुपाने के इरादे से शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। उन्हें थैलियों में भरकर पास के एक नाले में फेंक दिया गया। आरोपियों को लगा कि अब न कोई लाश मिलेगी और न कोई सुराग। लेकिन मामला उस वक्त पलट गया जब नाले से एक कटा हुआ हाथ बरामद हुआ और उस पर बना टैटू पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रिश्तों में छुपी बेवफाई, गहरी साजिश और हत्या की पूरी कहानी सामने आने लगी। वहीं इस केस में सबसे चौंकाने वाली सच्चाई तब सामने आई जब मृतक की नाबालिग बेटी ने एक ऐसी जानकारी दी जिसने पूरे घटनाक्रम को हिलाकर रख दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ और ये खौफनाक सच सामने कैसे आया? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के जिला संभल की है। संभल जिले का मुख्यालय चंदौसी है, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक इलाका है पतरौवा रोड। इसी पतरौवा रोड पर ईदगाह है और ईदगाह के बिल्कुल पास एक बड़ा सा नाला है जहां चारों तरफ गंदगी फैली रहती है और उसमें पानी लगातार बहता रहता है। 15 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे का समय था। कुछ राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक अजीब सी तेज दुर्गंध महसूस हुई। लोगों ने देखा कि कुछ कुत्ते नाले की तरफ से किसी चीज को बार बार खींचकर सड़क की ओर ला रहे हैं। तभी किसी व्यक्ति को शक हुआ और उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। कॉल पर उसने कहा, साहब, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का धड़ पड़ा हुआ है। आप तुरंत मौके पर आ जाइए। पूरी लोकेशन पुलिस को बताई गई। कुछ ही देर में 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है। स्थिति को देखते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनुज तोमर को सूचना दी जाती है। वो भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही सर्किल ऑफिसर मनोज कुमार सिंह, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस से जुड़ी अन्य टीमें भी मौके पर बुला ली जाती हैं। जब जांच शुरू होती है तो जो नजारा सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वहां एक इंसान का धड़ पड़ा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सिर गायब था, दोनों हाथ गायब थे और दोनों पैर भी नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि बाकी शरीर कहाँ है। डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके को खंगाला जाता है। नाले के आसपास, गलियों में और हर एक कोने में तलाश की जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक बड़ा बैग मिलता है। जब बैग खोला जाता है तो उसके अंदर एक टी-शर्ट, एक अंडरवेयर और एक पॉलिथीन रखी हुई मिलती है। पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि शायद इसी बैग में धड़ रखा गया था और कुत्तों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और बाकी शरीर के हिस्सों की तलाश तेज कर दी जाती है। आसपास के थानों, आसपास के जिलों और सभी पुलिस इकाइयों को सूचना सर्कुलेट की जाती है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई हो तो तुरंत संपर्क करें। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाती है और मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है। पूरी पुलिस मशीनरी इस केस में लग जाती है। तभी पोस्टमार्टम हाउस से पुलिस को फोन आता है और कहा जाता है कि आप लोग एक बार यहां आइए, कुछ महत्वपूर्ण दिखाना है। एसएचओ अनुज तोमर अपनी टीम के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि मृतक के दाएं हाथ की बाजू पर एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू में बड़े और स्टाइलिश अक्षरों में राहुल नाम लिखा हुआ है। यहीं से पुलिस को एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिलता है। अब राहुल नाम के व्यक्ति की तलाश के लिए फिर से हर जगह सूचना भेजी जाती है, लेकिन काफी समय तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। तभी कोतवाली क्षेत्र के कुछ पुलिसकर्मियों को याद आता है कि मोहल्ला चुन्नी चंदौसी की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम रूबी है। रूबी ने 24 नवंबर 2025 को थाने में अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके पति किसी काम से अपनी बहन के यहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस इंतजार करती है, लेकिन इसी बीच नियमों के अनुसार 72 घंटे बाद धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी। आखिरकार जब रूबी को इस मामले की जानकारी मिलती है तो वो थाने पहुंचती है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पति गायब थे? वो कहती है, हाँ साहब,
मेरे पति गायब हैं। पुलिस उसे कुछ तस्वीरें और सामान दिखाती है और कहती है कि जरा ध्यान से देखिए, कहीं ये आपके पति तो नहीं। रूबी तस्वीरें देखती है और देखने के बाद साफ मना कर देती है कि नहीं साहब, ये मेरे पति नहीं है। पुलिस उसे समझाती है कि देखिए, आपके पति का नाम भी राहुल है और इस शव की बाजू पर भी राहुल लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए। लेकिन रूबी फिर भी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं सर, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, उनके बाजू पर कोई टैटू नहीं है। यहीं से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है और इसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वो पूरे इलाके को हिलाकर रख देती है। इसके बाद रूबी से कहा जाता है कि तुम अपना मोबाइल दिखाओ, हम तुम्हारा फोन देखना चाहते हैं। अब एसएचओ अनुज तोमर उसके मोबाइल की गैलरी खोलते हैं और एक के बाद एक फोटो स्क्रॉल करने लगते हैं। स्क्रॉल करते करते अचानक उनकी नजर एक फोटो पर जाकर रुक जाती है और उस पल वो खुद भी हैरान रह जाते हैं। वो रूबी से कहते हैं, रूबी, शायद तुम झूठ बोल रही हो, ये देखो, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी एक सेल्फी है और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जो फोटो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसमें तुम्हारे पति ने वही टी शर्ट पहन रखी है जो टी शर्ट हमें घटनास्थल से मिली थी। वो आगे कहते हैं, तुमने अपने पति के साथ सेल्फी ली है और तुम्हें उनके कपड़ों तक की पहचान नहीं है। जब रूबी को वो सेल्फी दिखाई जाती है और साथ में वही टी शर्ट दिखाई जाती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता और उसी ठंड के मौसम में उसके माथे पर पसीना आने लगता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। रूबी को थाने में बैठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो सवालों के सही जवाब नहीं दे पाती। इसी बीच उसका मोबाइल नंबर सर्विलेंस का डाल दिया जाता है, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर मंगवाई जाती है और साथ ही उसके पति राहुल का नंबर भी निकलवाया जाता है, क्योंकि उसका फोन घटना के बाद से बंद था। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब सीडीआर सामने आती है तो पता चलता है कि रूबी कई लोगों से लगातार बातचीत करती थी, घंटों घंटों लंबी बातें करती थी जब तक उसका मन करता था। पति को शायद इस बात की भनक तक नहीं थी, क्योंकि राहुल अपने व्यापार और बिजनेस में व्यस्त रहता था, जबकि रूबी को जैसे ही रात में मौका मिलता वो फोन पर बात करने लगती थी। सीडीआर से यह भी सामने आता है कि रूबी 4 लड़कों के संपर्क में थी और उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसने सिर्फ 1 महीने में उसे पूरे 1111 बार कॉल किया था। उस लड़के का नाम गौरव था। इसके बाद गौरव से भी पूछताछ की जाती है और बाकी 3 लड़कों से भी सवाल किए जाते हैं। सभी की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली जाती है। जांच में साफ पता चलता है कि गौरव और रूबी जहां जहां जाते थे दोनों की लोकेशन वहीं वहीं मिलती थी, जबकि बाकी 3 लड़कों से फिलहाल इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। जब पुलिस गौरव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है तो वो भी गोलमोल और बेमतलब जवाब देने लगता है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इसी कड़ी में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। जब पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर पूरी कहानी सामने आने लगती है, रूबी, जो जिला संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली थी, और उसका पति राहुल, जो जिला संभल के थाना राजपुरा क्षेत्र के कस्बा गवां का रहने वाला था, करीब 15 साल पहले दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। इनके एक 12 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है। शुरुआत में जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पैसे कमाने के लिए राहुल अपना कस्बा गवां छोड़कर चंदौसी आ गया और वहां जूतों का कारोबार शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि रूबी कई लोगों से अलग अलग समय पर बातें करती थी और जब पति घर पर नहीं होता था तो कोई ना कोई आदमी घर आ जाता था। उसे अलग अलग लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद था। बच्चों को बहलाने के लिए वो उन्हें महंगी चॉकलेट और टॉफियां दे देती थी ताकि बच्चे घर से बाहर खेलते रहे। पति काम पर होता था, बच्चे बाहर होते थे और घर के अंदर कोई गैर मर्द मौजूद होता था। पुलिस को यह भी अंदाजा हो जाता है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे, इसका ठीक ठीक हिसाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इस घटना के वक्त वो 4 लोगों के संपर्क में थी और उनमें से गौरव उसका सबसे भरोसेमंद था। इसी साजिश के तहत 18 नवंबर 2025 को रूबी का पति ये कहकर घर से निकलता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन असल में वो घर के ही एक कमरे में छिप जाता है। रात होने पर रूबी अपने प्रेमी गौरव को फोन करती है और कहती है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हूं, तुम घर आ जाओ। 4 बॉयफ्रेंड्स में से उसी रात गौरव को मौका मिलता है। गौरव रात में आराम से घर आ जाता है और जैसे ही रात के लगभग 11 बजे होते हैं, उसके कुछ मिनट बाद मौका पाकर रूबी का पति, जो कमरे में छिपा हुआ था, अचानक ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रूबी और गौरव आपत्तिजनक हालात में हैं। ये देखकर उसके अंदर जबरदस्त गुस्सा भर जाता है। गुस्से में वो चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है, सुबह होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तुम्हारा ही इलाका है,
तुम्हारा ही मायका है, तुम्हारे ही लोग हैं। जब तुम्हें बिल्कुल नंगी करके सड़क पर तुम्हारी चोटी पकड़कर घुमाऊंगा, तब देखना तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी और तुम्हारे भाइयों की कितनी बदनामी होगी। ऐसी बातें सुनते ही रूबी डर जाती है, घबरा जाती है, हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि जो गलती हो गई उसे माफ़ कर दो। गौरव भी माफ़ी मांगता है, लेकिन पति साफ कह देता है कि अब माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी बीच रूबी को मौका मिल जाता है और वो पास रखा एक हथौड़ा उठा लेती है, वही हथौड़ा जिससे घर में चीज़ें ठोकी जाती हैं, और उधर गौरव के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। दोनों मिलकर पूरी ताकत से उसके सिर पर बारी बारी से वार करते हैं, एक बार रॉड से, एक बार हथौड़े से, और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब वो मर चुका होता है, लेकिन रूबी और गौरव के सामने नया सवाल खड़ा हो जाता है कि अब करे तो क्या करे, लाश को कैसे ठिकाने लगाए और घर से बाहर कैसे ले जाए। तभी दोनों ये तय करते हैं कि अगले दिन का इंतजार किया जाए। अगली सुबह दोनों घंटा घर मार्केट जाते हैं, वहां से प्लास्टिक की पन्नियां खरीदते हैं, 2 बैग लेते हैं और उसका पेमेंट यूपीआई के जरिए कर देते हैं। इसके साथ ही एक ग्राइंडर मशीन भी खरीदते हैं और सीधे घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले ग्राइंडर मशीन से शरीर से गर्दन काटी जाती है, जिसमें 1 सेकंड भी नहीं लगता, और सिर अलग हो जाता है। इसके बाद बाजू काटे जाते हैं और फिर पैर काट दिए जाते हैं। शरीर के टुकड़े करने के बाद दोनों बैगों में उन्हें अच्छी तरह लपेटकर पैक किया जाता है। पैक करने के बाद एक बैग, जिसमें धड़ रखा होता है, बाइक पर रखकर करीब 800 मीटर दूर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ धड़ से पहचान नहीं हो पाएगी। इसके बाद वो एक कार किराए पर लेते हैं, जिसके ड्राइवर को 1300 रुपये दिए जाते हैं, और ये कहकर निकलते हैं कि बबराले यानी राजघाट गंगा नहाने जा रहे हैं। गंगा स्नान के बहाने उसी कार में दूसरा बैग रखा जाता है, जिसमें सिर, हाथ और पैर होते हैं, और मौके का फायदा उठाकर उस बैग को गंगा में बहा दिया जाता है। बाद में जब पुलिस को इस पूरी सच्चाई का पता चलता है, तो गंगा में उस इलाके में काफी तलाश की जाती है, लेकिन शरीर के बाकी हिस्से नहीं मिल पाते। आखिरकार पुलिस 22 दिसंबर 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। ये सामने आता है कि रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के 6 टुकड़े किए थे और 4 बॉयफ्रेंड्स में से उसी भरोसेमंद गौरव को उस रात बुलाया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसी घर में छिपकर सब कुछ देख रहा है, और उसकी पोल खुलने का डर ही इस खौफनाक कत्ल की वजह बन गया। फिलहाल रूबी और गौरव दोनों जेल में हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक सवाल उन 2 मासूम बच्चों का है, 10 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। एक पल में उनके सिर से पिता का साया उठ गया और मां सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब उनकी परवरिश कौन करेगा, मायके वाले या पिता का परिवार? इस पर पुलिस और प्रशासन भी विचार कर रहा है। इस खुलासे के बाद पूरा इलाका सन्न है। लोग हैरान हैं कि कोई पत्नी इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है कि अपने ही पति की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर दे। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि समाज को चेतावनी देना है। गलत राह पर चलकर इंसान न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी तबाह कर देता है। संभव है कि रूबी की बाकी जिंदगी जेल में गुजरे, लेकिन सबसे बड़ी सजा उन मासूम बच्चों को मिली है, जिन्हें शायद कभी माँ बाप का पूरा प्यार न मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।